हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज इस वीडियो में मैं आपको जेआईबी के बारे में सारी डिटेल्स दूंगी, जितनी भी डिटेल्स आपको जानना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जेआईबी क्या होता है, कौन सी बॉडी इसे कंडक्ट करती है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से सोर्सेस होते हैं। उसके बाद जेआईबी के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट के मेंबर्स या फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसी बैंकर्स ही जेआईबी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, जेआईबी और बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो वाले एस्पायरेंट्स भी दे सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है वो देखेंगे, एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी रहती है, क्या वो फ़ीस बैंक से रीइम्बर्स होती है या नहीं होती है। उसके बाद इसमें कितने अटैम्प्ट्स रहते हैं, इसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, अभी रजिस्ट्रेशन की डेट्स नियर बाय कौन सी आने वाली है। उसके अलावा क्या नॉन बैंकर्स जिनका अभी किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या वो भी जेआईबी दे सकते हैं, और इसमें जेआईबी के बाद क्या क्या बैंक ज्वाइन करने के बाद या जो भी इंस्टीट्यूट वो ज्वाइन करेंगे उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं JAIIB के फुल फॉर्म से। व्हाट इज जेआईबी? इट इज़ जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये जूनियर एसोसिएट ऑफ IIBF होता है। इसको जो बॉडी कंडक्ट करती है वो भी IIBF ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट्स। पहले इस एग्ज़ाम में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अभी रिसेंट में इस एग्ज़ाम में चेंजेस हो गए हैं। जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तब इसमें 3 सब्जेक्ट्स ही होते थे, अब इसमें 4 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। 4 सब्जेक्ट्स में पहला है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ये पहले भी हुआ करता था। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ये भी पहले हुआ करता था। और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, तो इसमें 2 सब्जेक्ट्स न्यू ऐड हुए हैं। ऐसे टोटल 4 सब्जेक्ट्स इस एग्जाम में हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। तो इसका जो ऑफिशियल सोर्स है वो मैकमिलन की बुक्स है, जो आपको IIBF की साइट पे देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैकमिलन की बुक्स होती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है, मतलब इतना डिटेल में हर कोई नहीं पढ़ सकता और हर किसी के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाती है और इनिशियली जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर अच्छे से काम करना है, पूरा ध्यान देना है अपनी जॉब में, तो आपको पढ़ाई के लिए उतना टाइम नहीं मिलता। तो वो बुक्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी रहती है। मैंने भी वो बुक्स परचेज़ की थी, लेकिन उसको मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो इसीलिए JIB के लिए एक एक्स बैंकर है, उन्होंने कभी न्यू ऐप लॉन्च किया है रूब्रिक एड्यू करके। वो ऐप में काफ़ी अच्छा उन्होंने डिटेल जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट भी बनाए हैं। 400 से ज़्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें, और JIB एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ भी आती है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी उसमें आपको मिल जाएंगे। और 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाए उन्होंने, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 5-5 मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको मॉक टेस्ट के उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं होता और हर कोई इतना सीरियसली नहीं लेता इन एग्ज़ाम्स को कि बस पढ़ते ही रहना है दिन भर। तो इसीलिए आप कम टाइम में अगर अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं। इसका डिस्काउंट कूपन है अर्ली 25, ये आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब हम देखते हैं कि JIB का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। तो जो भी IIBF इंस्टीट्यूट के मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो भी पर्सन वर्क कर रहा है बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में वो एलिजिबल है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर आप हैं, रीजनल रूरल बैंक्स में हैं, SBI में हैं, अगर आप RBI में हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप नाबार्ड में हैं, SIDBI में हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक में हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि RBI, नाबार्ड, SIDBI, NHB ये भी JIB के इंक्रीमेंट्स देते हैं, लेकिन नहीं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी JIB के इंक्रीमेंट्स देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि अभी तो आपकी बैंक में जॉब लगी है लेकिन आपको RBI के लिए आगे तैयारी करनी है, तो अगर आपने बैंक में रहते हुए JIB का एग्ज़ाम और JIB क्लियर करने के बाद एक CIB का एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन वो ही दे सकता है जिसका JIB क्लियर है। तो इसीलिए अगर आपने ये एग्ज़ाम्स दे रखे हैं तो आप जैसे RBI या फिर नाबार्ड, SIDBI ये ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्वाइन करते ही इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, जो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा आपकी सैलरी में। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये दे ही देना चाहिए अगर आपकी बैंक में या फिर आपको पता है कि आपको इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जाना है। लेकिन अगर आपका क्लियर है कि आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं जाना, आपको LIC की या इंश्योरेंस की तैयारी करनी है या फिर SEBI की तैयारी करनी है, तो फिर आपको ये इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा।
इससे सेबी ये इंक्रीमेंट नहीं देता है इसका। इसके अलावा जितने भी इंश्योरेंस वाली जॉब्स होती है वो भी इसका इंक्रीमेंट नहीं देती, उनकी एक दूसरी एग्ज़ाम्स होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम्स कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में काम करती है। दूसरा ये कि अगर कोई बैंक में सब स्टाफ है और उसने अगर 12th पास कर रखी है तो भी वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। मतलब ये एग्ज़ाम बैंक का सब स्टाफ, क्लैरिकल ऑफिसर, मैनेजर सब मतलब हर कोई दे सकता है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि इस एग्ज़ाम को क्लर्क ही दे सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मिनिमम 50 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 100। लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर 45 भी ले आए और एग्रीगेट चारों सब्जेक्ट्स को मिला के आप 200 मार्क्स भी ले आए तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर माना जाएगा फर्स्ट, मतलब एक सिंगल अटेम्प्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है इकोनॉमी वाला, उसमें आपके 46 मार्क्स आए, लेकिन रिटेल बैंकिंग वाला सब्जेक्ट बहुत ही ईजी होता है निकालना, उसमें आपको 65 या 60 प्लस मार्क्स आ गए तो आपका वो कवर हो जाएगा। तो आप ऐसे चारों सब्जेक्ट्स को मिला के एग्रीगेट भी आपका 50% बनना चाहिए और चारों में मिनिमम 45 मार्क्स तो आपके आने चाहिए, और ये सब एक सिंगल अटेम्प्ट में होना चाहिए, तो आपका पूरा एग्जाम क्लियर माना जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अटेम्प्ट्स की भी बात करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फीस की। तो देखिए 5 अटेम्प्ट्स होते हैं। पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम की फ़ी होती है 4000 रुपीज़, और उसके बाद जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं, 5 अटेम्प्ट्स है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में एग्ज़ाम की फ़ीस होती है 1300 रुपीज़। लेकिन बैंक टू बैंक और अदर इंस्टीट्यूशंस में ये वेरी करेगा, लेकिन बहुत सारी जगह जो बैंक्स है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस रीइंबर्स करते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा और पहले अटेम्प्ट में आपने चारों सब्जेक्ट्स क्लियर कर दिए और ये एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, तो आपकी जो एग्ज़ाम की फ़ीस है 4000 रुपीज़ प्लस GST, वो आपको जो इंस्टीट्यूट है वो रीइंबर्स कर देते हैं। उसको इंक्रीमेंट तो मिलता ही मिलता है आपको, लेकिन उसके साथ आपकी फ़ीस भी रीइंबर्स हो जाती है। इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, तो मुझे एग्ज़ाम की फ़ीस प्लस मैंने अगर बुक्स खरीदी हो, जैसे मैंने मैकमिलन की बुक्स खरीदी थी, तो अगर वो बुक्स आप खरीदेंगे, वो बुक्स भी बहुत कॉस्टली होती है, तो उसकी फ़ीस भी बैंक रीइंबर्स कर देता है। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए होती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 में से एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गए तो फिर आपको ये रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। अब अटेम्प्ट्स की बात करें कि अटेम्प्ट्स कैसे रहते हैं, तो देखिए 5 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, और मैक्सिमम पीरियड आपको 3 साल का मिलेगा। से एक साल में ये एग्ज़ाम 2 बार आता है, एक बार मई के अराउंड आता है और एक बार अक्टूबर नवंबर के अराउंड आता है। तो एक साल में 2 बार आया, मतलब 3 साल में ये एग्ज़ाम 6 बार आता है। अब 6 बार में से आप किसी भी 5 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जो भी 5 बार अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया, और 5 अटेम्प्ट ज़रूरी नहीं कि कॉन्जिक्यूटिव, वो बीच में आप एक आध अटेम्प्ट मिस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 साल के पीरियड में ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। वैसे इतना टाइम लगेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है 4 में से 3 में आप पास हो जाएंगे, एक में मान लीजिए फेल भी हो गए तो अगले अटेम्प्ट में वो एक सब्जेक्ट आप निकाल सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने एक अटेम्प्ट दिया, आपके 3 एग्ज़ाम क्लियर हो गए, अब एक एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो आपने अगला अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भर दिया। फॉर्म आपने भर दिया, हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ हो गया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या आप किसी भी तरीके से एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए। अब आपने फॉर्म तो भर दिया था, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन वो अटेम्प्ट आपका काउंट होगा क्योंकि आपने फॉर्म भर दिया था। मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी CIB के एग्ज़ाम में। मेरा एक पेपर बचा था और मैंने फॉर्म भर दिया और मैं किसी कारण से वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई, लेकिन वो मेरा अटेम्प्ट काउंट हो गया। तो ये होता है, इसीलिए ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस एग्ज़ाम में। अगली चीज़ बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं। हिंदी मीडियम वालों को ये दोनों मीडियम में कंडक्ट होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं और 100 मार्क्स के रहते हैं। ऑनलाइन मोड में इसका एग्ज़ाम होता है, इसके एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना होता है। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और ये नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है, क्या पता आने वाले टाइम में वापस इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, लेकिन उन्होंने अभी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया है, लेकिन ये कभी भी वापस स्टार्ट हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, और वो भी जो भी इस साल के बच्चे हैं बैंकिंग वाले, वो प्लीज़ इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर देना। मैं आपको फॉर्म फिलिंग की डेट्स भी बताऊँगी। उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन, अभी जो एट प्रेजेंट रजिस्ट्रेशन है वो तो ख़त्म हो चुका है, जिसका एग्ज़ाम जून में है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए देना चाहते हैं तो 1 अगस्त से इसकी फॉर्म फिलिंग चालू होगी, जो 7 अगस्त तक रहेगी नॉर्मल फीस में।
उसके अलावा अगर आप एडिशनल फीस दे के एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तो 21 अगस्त लास्ट डेट है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या नॉन बैंकर्स अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, नॉन बैंकर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो JIB के लिए नहीं कर सकते। उसके लिए DBF करके एग्ज़ाम होता है, जो मैंने दिया था, क्योंकि मैंने जब DBF का एग्ज़ाम दिया था, जब मैं बैंक में जॉब नहीं कर रही थी, DBF का एग्ज़ाम जो है वो कन्वर्ट होता है और वो JIB में बाद में इक्विवेलेंट हो जाता है। इसके अलावा इंक्रीमेंट की बात करें तो JIB का सिंगल इंक्रीमेंट मिलता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ वो वेरी करेगा, लेकिन एक इंक्रीमेंट मिलता है। इसके अलावा और कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।